आने वाली रोशनी ही थी और आकर के विजय के सामने बैठ गई। विजय ने इस बात को देखा कि रोशनी तो बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली सी लड़की है। ऐसा लगता था कि ये तो कुछ खाती पीती नहीं है। उसने उस शख्स की तरफ देखा जो कि शायद उसका बाप था। उसने कहा, क्या आप अपनी बेटी को खाने के लिए नहीं देते? बहुत ही दुबली पतली बच्ची है। ऐसे में वो शख्स ज़ेरे लब मुस्कुराया। उसका नाम डॉक्टर मुकेश था। उसने कहा, मेरा नाम मुकेश है और मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी बेटी जो है बड़ी अजीब सी है। इसने जब से होश संभाला है बहुत अजीब सी बहकी सी बातें करती हैं। इसे खाने पीने का होश नहीं रहता। ये बहुत ही ज़्यादा खाने पीने के मामले में लापरवाह है, इसीलिए इसकी सेहत ऐसी है। और आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि इसने बहुत अरसा पहले मुझे ये बात बता दी थी कि आप हमारे घर में कभी ना कभी आएंगे। आपने अपना नाम जब विजय बताया और आपने बताया कि आपका तलब पुलिस से है, तो मुझे समझ आ गई कि इसके कहे के मुताबिक ही आप यहाँ पर पहुँचे हैं। लिहाजा ये अब आपके सामने बैठी है, आपने जो भी बात करनी है इससे कर सकते हैं। विजय हैरान इस बात पर था कि रोशनी को पहले ही पता था कि विजय यहाँ पर कभी न कभी आएगा। लिहाजा अब उसने हल्की फुल्की गुफ्तगू रोशनी से शुरू की। रोशनी अगरचे एक खुशशक्ल लड़की थी, लेकिन इंतहाई दुबली पतली लड़की थी। ऐसा लगता था कि वो एक हड्डियों का पिंजर है जो कि उसके सामने आकर के बैठ गया है। बहरहाल विजय को तो ज़ाहिर बात है इस चीज़ से मशवरा नहीं था कि उसने इसकी रोशनी की सेहत पर बात करनी है, या फिर उसने जो बात करनी थी वो तो ज़ाहिर बात है कि लक्ष्मी की मौत को लेकर के वो परेशान था। और समीर की मौत के टाइम पे जो बात ज़ाहिर बात है कि रोशनी ने कही थी, उस बात को लेकर के वो रोशनी से सवाल करने के लिए आया था। लिहाजा उसने वही सवाल किया कि रोशनी, मैं तुम्हारे पास जिस काम की गर्ज से आया हूँ, उम्मीद है कि तुम्हें लगता है कि तुम भी उस काम को जानती हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी मदद करोगी। मुझे इस बारे में बताओ, समीर की मौत के वक्त तुम्हें वक्त से पहले कैसे पता चल गया था कि ये शख्स आज की रात मारा जाएगा और ज़िंदा नहीं रहेगा? अब इस सवाल के जवाब में रोशनी ने अपनी आंखें बंद करके अपना सर पीछे सोफ़े के साथ टिका लिया और फिर वो ऐसे ही आंखें बंद किए हुए एक ड्रामाई सी आवाज़ में बोली। उसने कहा, इंस्पेक्टर विजय, मुझे इन बातों का पहले से अंदाज़ा हो जाता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इंट्यूशन, आने वाली बात का वक्त से पहले पता चल जाना। ये बात मैंने अपने वालिदैन को भी कई बार बताई है और मेरे दोस्तों को भी मैंने ये बातें कई बार बताई हैं, लेकिन वो इन बातों का यकीन नहीं करते। फिर ऐसा होता है कि जब ये बात हो जाती है और किसी के साथ कोई घटना घटती है तो वो कहते हैं कि हाँ, ये तो रोशनी ने पहले बता दिया था। इसी तरीके से जब समीर की मौत होने वाली थी, मैंने समीर के सर पर एक काला साया मंडलाते हुए देखा था जो कि महाकाल का साया था। एक ऐसा साया जो कि मृत्यु योग की तरफ इशारा करता था। एक ऐसा साया कि जो बताता था कि ये शख्स अब ज़्यादा देर जीवित नहीं रहेगा। उसकी मृत्यु उसे घेरे खड़ी थी, इसलिए मैंने कहा था कि ये शख्स मर जाएगा। और फिर देखिए कि ऐसा ही हुआ कि वो उसी रात मारा गया। ये बात अगरचे विजय बिल्कुल यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। उसने नज़र उठा कर के मुकेश की तरफ देखा जो कि ज़ाहिर बात है कि रोशनी का बाप था। थोड़ी ही दूर रोशनी की माँ भी दरवाज़े में खड़ी थी। शायद वो भी इन बातों को यकीन नहीं करती थी। दोनों ही डॉक्टर थे और एक मेडिकल प्रोफेशन के साथ जुड़े होने की वजह से ज़ाहिर बात है कि वो अपनी बेटी की इन बातों को कोई अहमियत नहीं दे सकते थे। जैसे ही मुकेश की तरफ विजय ने देखा, मुकेश ने कहा, सर मुझे क्या कहते हैं, ये वो बातें हैं कि जो ये करती है और बाद में ये बातें सच साबित होती हैं। मेडिकल प्रोफेशन इन बातों को किसी किस्म का कोई नाम नहीं देता। ये इंट्यूशन है, आने वाले वक्त का पहले से अंदाज़ा हो जाना, एक ऐसी चीज़ का जिसका होने से पहले पता चल जाना। ये बात सच कर रही है कि इसके कई दोस्तों ने इसकी बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन ये अनसुना करने के बावजूद ऐसा हुआ कि कल को वही वाक़या पेश आया। और यकीन कीजिए कि आपका नाम विजय है, आपका तल्लुक़ पुलिस से है। इसने हमें बहुत पहले बता दिया था और इसने ये भी कहा था कि आप यहाँ पर
एक कत्ल की तफ्तीश करते हुए यहाँ पर आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि वो कत्ल है, लेकिन वो कत्ल नहीं है। इस किस्म की बातें जो है इसने हमसे कर रखी थी, लेकिन लिहाजा जब आप आए और आपने बताया कि आपका नाम इंस्पेक्टर विजय है, तो मुझे पता लग गया कि रोशनी की एक और पेशगोई सच साबित होने वाली है। आप इससे जो भी बात पूछें, ये समझ करके पूछें कि ये जो भी कह रही है सच कह रही है, फिर ये आपको आपकी मतलूबा मालूमात देगी। अगर आप इस पर शक करेंगे या फिर आप ये देखेंगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो यकीन कीजिए कि आप इससे मुकम्मल मालूमात जो है वो नहीं निकलवा सकेंगे और आप चाहकर भी इससे कुछ नहीं पूछ सकेंगे। अब विजय ने अगला सवाल किया। उसने कहा, रोशनी मुझे एक बात बताओ, ये जैसे तुमने बताया कि एक काला साया, महाकाल और मृत्यु योग, ये क्या चीज़ें थीं? क्या इनके बारे में कुछ वजाहत करोगी? अब वो हल्की सी हंसी के साथ मुस्कुराई और उसने कहा कि इंस्पेक्टर विजय, महाकाल तुम्हें पता है, काल शक्ति को कहते हैं। महाकाल बड़ी शक्ति, और बड़ी शक्ति मौत से बढ़कर क्या हो सकती है? विजय ने कहा, अच्छा मुझे ये बताओ, समीर की मौत या उससे पहले जो लोग मरे, या अब जिस मौत की तफ्तीश मैं कर रहा हूँ, तुम कह रही हो कि ये कत्ल नहीं है, तुम किस बात पर कह रही हो कि ये कत्ल नहीं है? क्या ये किसी तरीके का कत्ल हो नहीं सकता? ऐसा नहीं हो सकता कि ये कत्ल ही हो, वाकई कत्ल, समीर को भी कत्ल किया गया हो और फिर आज मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, मेरे मित्र लक्ष्मी को भी कत्ल किया गया हो। उसने कहा कि ठीक है, आपकी बात मैं मान लेती हूँ, आप कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं तो कत्ल के हवाले से बात कर लेती हूँ। मुझे ये बताएं कि आपका दोस्त लक्ष्मी या उससे पहले समीर या उससे पहले जो लोग मारे गए, उनका क्या इशू मिला? किस तरीके से मारे गए? उनको जहर दिया गया, उनको गोली मार दी गई, उनको चाकू से मारा, उनका गला घोंट करके मार दिया, क्या किस तरीके से उनको मारा गया? हर मृत्यु में एक बात की समानता है कि हर शख्स की जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी दिल की धड़कन बंद हो जाने से मृत्यु हुई है। अब दिल की धड़कन क्या किसी गोली की वजह से, किसी चाकू खंजर की वजह से या गला घोंटने की वजह से, किस वजह से बंद हुई है? मेडिकल में तो यही आता है कि वो दिल की धड़कन के बंद हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन सवाल ये है कि उसकी दिल की धड़कन बंद हुई कैसे? क्या एक इंसान जो कि अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर रहा है, सोहबत में है, उसके साथ संभोग कर रहा है, वो शख्स अचानक दिल के रुकने से मर जाता है, क्यों? इसका कोई कारण है? इसका बहुत बड़ा कारण है। विजय ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, मान लिया, इन चारों को कत्ल नहीं किया गया है, इन चारों की कुदरती मौत हुई है, लेकिन कैसे, किस तरीके से ये मारे गए हैं, इनकी मौत का कारण क्या है, किस वजह से इन लोगों की मृत्यु हुई है? तुम्हारी बात ठीक है, संभोग के दरमियान मरने का क्या सवाल है? वो दोनों, और फिर ये है कि मेरा दोस्त लक्ष्मी तो सो गया था, फिर वो सुबह उठ ही नहीं पाया, ऐसे में उसकी दिल की धड़कन क्यों बंद हो गई? ये बात वो बात है कि जो समझने से परे है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम इस बात को समझा दो। अब रोशनी ने कहा कि सुनो, मैं आपको बताऊंगी लेकिन आप एतबार नहीं करोगे। ये एक शराब का चक्कर है, एक ऐसा शराब जो कि नंदनी को है। इस शराब के चलते वो जिस शख्स के साथ शादी करेगी, वो शख्स सुबह का सूरज नहीं देख सकेगा। इस शराब के चलते वो शादी कर ही नहीं सकती। उसे यही शराब था कि वो शादी नहीं करेगी, और अगर किसी से शादी करेगी तो वो सुबह का सूरज नहीं देख सकेगा। लेकिन वो इस शराब को जानती नहीं थी, उसे इस शराब का पता ही नहीं था, इसलिए उसने शादी की। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 शादियाँ की। लेकिन वो अपने साथ इस शराब से ना आशना थी, उसे इस शराब का पता ही नहीं था। लिहाजा इस बात के चलते
4 लोगों की जान की, वो जान गई तो सिर्फ़ और सिर्फ नंदिनी की वजह से। अगर वो लड़की नंदिनी शादी ना करती और उसके साथ कोई संभोग ना करता तो वो आज सारे ज़िंदा होते। बस उसके साथ संभोग करना और उसके साथ ब्याह करना, ये जो भी करेगा, आइंदा भी जो करेगा, उसके साथ ऐसा ही होगा। अगर आप इस बात का तजर्बा करना चाहते हैं और मेरी बात को जानना चाहते हैं तो एक विवाह उसका और रखवा दीजिए। जिसके साथ भी उसका विवाह रखवाएंगे वो सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। विजय ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, क्या इसके लिए उसके साथ संभोग करना लाज़िम है? अगर कोई शख्स उसके साथ विवाह करता है लेकिन उसके साथ संभोग नहीं करता तो क्या ये शख्स जो उसके साथ संभोग नहीं करेगा, क्या ये सुबह का सूरज देख सकेगा? क्या ये ज़िंदा रहेगा? क्या इसे उस रात में कुछ भी नहीं होगा? ये बिल्कुल ठीक ठाक अगली सुबह बेदार होगा और इसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी? रोशनी ने कहा, हाँ ऐसा ही होगा। अगर कोई उसके साथ शादी करता है लेकिन संभोग नहीं करता तो जब तक वो उसके साथ संभोग नहीं करेगा वो ज़िंदा रहेगा। लेकिन जिस रोज़ भी उसने उसके साथ संभोग कर लिया वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से उसका दिल बंद हो जाएगा और वो मर जाएगा। विजय ने कहा कि तुम्हें ये बातें मैं वाकई जानना चाहूँगा, कैसे पता चलती हैं? ये वो बातें हैं कि जो यकीन करो कि एतबार करने के काबिल नहीं है। रोशनी ने कहा, मैंने कब कहा कि आप मेरी बातों पर एतबार करें? जाइए एक और शादी करवा के देख लीजिए उसकी, आपको उसका नतीजा पता चल जाएगा। विजय ने कहा, ठीक है, अब उसकी शादी होगी, ज़रूर होगी, और तुम्हारी बात को मैं आजमाऊंगा भी, लेकिन उसके लिए मैं भी एक काम करूंगा। मैं नंदिनी के साथ खुद शादी करूंगा लेकिन मैं उसके साथ संभोग नहीं करूंगा। तुम्हारे बकौल जैसा कि तुमने कहा कि वो शख्स मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होगा जो उसके साथ संभोग नहीं करेगा। रोशनी ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा कि वो शख्स कभी ज़िंदगी में मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा? मैंने कहा कि उस रात उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो जब भी उसके साथ संभोग करेगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा। लेकिन जब उसकी अपनी ज़िंदगी ख़त्म होगी, जो कि होती है, सबकी होती है, तो तब वो मृत्यु को प्राप्त होगा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो कभी भी ज़िंदगी में मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। विजय ने कहा, हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं ही असल में गलत बोल गया। बस ये है कि एक बात अपने जहन में रखो कि मैं उसके साथ शादी करूँगा लेकिन मैं उसके साथ संभोग नहीं बनाऊँगा, और देखूँगा कि जब तक मैं उसके साथ संभोग नहीं बनाता, अगर मैं ज़िंदा रहा तो फिर तुम्हारी बात 100% सच होगी। फिर तुम मुझे ये बताओगी कि ये शराब उसे किसने दिया है? क्या ये शराब के चलते उसकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी कि वाकई वो किसी से शादी नहीं कर सकेगी? क्या वाकई किसी के साथ वो संभोग नहीं बना सकेगी? अगर यही बात है तो मैं इसका तजर्बा करूँगा। रोशनी ने कहा, सुनिए, मैं आपको कभी भी ये नहीं बताऊंगी कि शराब किसने दिया है, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं कि उसे शराब किसने दिया है। मैं सिर्फ उतना बता सकती हूँ कि जितना मेरे इल्म में है, जितना मुझे जानकारी मिलती है, मुझे इससे ज़्यादा जानकारी नहीं कि उसे शराब किसने दिया है। बस इतना मुझे पता है कि एक शराब के चलते वो जिससे भी शादी करेगी और संभोग बनाएगी वो बंदा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। विजय ने कहा, ठीक है, इतनी मालूमात देने का शुक्रिया, अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा आऊँगा। ये कहकर के वो उठकर कर खड़ा हो गया। उसने मुकेश से और उसकी बीवी से इजाज़त ली और बाहर का रुख किया। उसके जहन में बोंचाल सा आया हुआ था। वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि रोशनी की कही हुई हर बात वो कल को जाकर सच हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर मुकेश ने उसका इस्तकबाल किया था और उसे बाकायदा तौर पर उसके नाम से मुखातब किया था और बताया था कि उसके आने की पेशगोई पहले ही हो चुकी है, इन बातों को ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता था। इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए वो जीप चलाता हुआ पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। उसके जहन में बस एक ही बात थी कि नंदिनी से शादी करके अगर उसके साथ संभोग ना बनाया जाए
तो आदमी ज़िंदा रहता है। अगर ऐसा है तो वो नंदिनी से शादी करके उसके साथ बिना संभोग किए अपनी ज़िंदगी तो बचा सकता था और साथ ही साथ इस राज को भी जान सकता था कि नंदिनी को श्राप किसने दिया है। लिहाजा नंदिनी को श्राप देने वाला जो भी था, शायद विजय की शादी के बाद वो शख्स सामने आएगा। लेकिन अगर वो शख्स सामने आएगा तो तब ही इस बात की हकीकत खुलेगी कि ये क्या सिलसिला है और इस सिलसिले के तहत ये बात जो है वो कहाँ तक सच है। रोशनी ने कहा था कि वो श्राप देने वाले को नहीं जानती, ना उसके बारे में कुछ बता सकती है, क्योंकि उसे सिर्फ उतना ही पता चलता है कि जितनी उसे मालूमात मिलती है। सवाल ये था कि उसे ये मालूमात देने वाला कौन है। क्या नंदिनी के साथ कोई आत्मा थी, कोई ऐसी चीज़ थी जो कि उसे इन चीज़ों के बारे में बताती थी, इन चीज़ों के बारे में उसे जानकारी देती थी। कोई चुड़ैल डाइन या क्या चीज़ थी जो कि रोशनी को ये चीज़ें बताया करती थी। ज़ाहिरी बात है कि रोशनी खुद से ये बातें नहीं करती थी। फिर रोशनी का खाना पीना बहुत कम करना और बिल्कुल सूखी हड्डियों का ढांचा होना, ये भी इस बात की तरफ इशारा करता था कि कुछ ना कुछ तो है कि जो वो करती है, कोई ऐसा इल्म, कोई ऐसी बात जो कि वो जानती है। लेकिन वो क्या है, कैसे है, ये बात अभी इंस्पेक्टर विजय के इल्म में नहीं थी। विजय अब आ चुका था और उसने आकर के बाकायदा पुलिस स्टेशन में अपना चार्ज संभाल लिया था। लक्ष्मी की मौत को लेकर के वो अगरचे परेशान था, लेकिन अब वो चाहता था कि वो खुद नंदिनी के साथ शादी करे और बग़ैर संभोग बनाए इस बात की तय तक पहुँचे कि आखिर इस सारे खेल का राज क्या था और सारा इस खेल में चक्कर क्या था। उसने रोशनी की बातों को लेकर के बड़ा सोचा था, बड़ा इस बात पे गौर किया था कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन रोशनी की बहुत सी बातें उसे वाकई सच भी मालूम होती थी और सब ख़ास तौर पर जब उसे रामदास ने ये बताया था कि समीर की मौत के वक्त उसने पहले ही पेशगोई कर दी थी कि यह शख्स बहुत जल्द मारा जाएगा। अब उसका वो महाकाल महामृत्यु का चक्कर तो ज़ाहिर बात है कि विजय की समझ में नहीं आ रहा था। विजय कोई पंडित या कोई ज्ञानी नहीं था, लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो एक ऐसी लड़की से मिल कर के आ रहा था कि जो उसे एक हला करके रख दिया था। वो एक दुबली पतली सी लड़की जो कि घर तक महदूद थी, एक बीमार सी दिखने वाली लड़की ऐसी बातें कर रही थी जो कि विजय की समझ से बाहर थी। इन तमाम बातों के सोचते हुए विजय के जहन में एक नाम आया। ये नाम पंडित हरिप्रसाद का था। पंडित हरिप्रसाद एक ऐसे साधु थे जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें किया करते थे। अक्सर विजय उनके महफिल में जाता था और उनके पास बैठ कर के उनका ज्ञान सुनता था, लेकिन ये सारा ज्ञान भी विजय के सर के ऊपर से गुजर जाता था, क्योंकि विजय इस लाइन का बंदा ही नहीं था। वो पंडित साहब के पास सिर्फ इसलिए चला जाता था कि विजय के बाप का पंडित साहब के साथ बड़ा गहरा नाता था और विजय के बाप के देहांत के बाद पंडित साहब एक ऐसे शख्स थे कि जिनमें उन्हें अपने बाप की झलक दिखाई देती थी। जब भी वो पंडित हरिप्रसाद के पास जाकर के बैठता था, ज़्यादातर विजय के बाप की ही बातें चलती थीं और वो अपने बाप के बारे में ही बातें किया करता था। लिहाजा जब वो उनके साथ मिलने के लिए जाया करता था तो अक्सर वहाँ पर ज्ञान की महफ़िल चल रही होती थी और बहुत से शागिर्द जो कि पंडित हरिप्रसाद के पास इल्म सीखने के लिए आते थे, वो वहाँ पर बैठ कर के बड़ी तवज्जो से उनका लेक्चर सुनते थे। लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये बातें जितनी ज़्यादा विजय को बेकार लगती थीं और शायद किसी को ही लगती हों, विजय इन बातों का कायल ही नहीं था। पंडित हरिप्रसाद के पास जाने का मकसद यही था कि वो रोशनी की शख्सियत उनके साथ डिस्कस करना चाहता था। वो चाहता था कि रोशनी के बारे में उनसे प्राप्त करे कि रोशनी क्या है, रोशनी क्या जानती है, रोशनी के बारे में मुकम्मल डिटेल जो है हो सकता है पंडित हरिप्रसाद के पास मिल जाए। रोशनी कौन थी, रोशनी क्या थी, शायद ये बातें पंडित हरिप्रसाद बेहतर तरीके से बता सकेंगे। लिहाजा वो वहीं से थाने से उठ गया। उसने अपने नायब को थाने की ड्यूटी संभाली और ख़ुद जीप लेकर के वो पंडित हरिप्रसाद के उस आश्रम की तरफ चल निकला जहाँ पर वो बाकायदा जो है अपना लेक्चर दिया करते थे। आज भी जब विजय वहाँ पर पहुँचा तो वो बाकायदा एक लेक्चर दे रहे थे और 100-150 बंदा था जो कि उनका लेक्चर सुन रहा था। इनमें पुरुष भी थे और महिला भी थी।
यानी कि मर्द और औरतें दोनों ही थे, जो कि बड़ी दिलचस्पी से उनका लेक्चर सुन रहे थे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक विजय वहीं पर बैठा रहा और उनका लेक्चर सुनता रहा। उसके बाद पंडित हरिप्रसाद ने सबसे इजाज़त तलब की और उठ करके अपने आश्रम के अंदर की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वो आश्रम की तरफ अंदर गए, अब विजय भी उनके पीछे पीछे उनके ख़ास कमरे तक पहुंच गया। उन्होंने विजय को देख कर के मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया और उसको अपने पास बैठने के लिए कहा। अब वो विजय के साथ ज़ाहिर बात है कि बेतकल्लफ़ थे। उन्होंने फ़ौरी तौर पर अपने एक खिदमतकार को अपने पास तलब किया और एक शरबत लाने के लिए बोला। ये शरबत विजय पहले भी कई बार पी चुका था। ये किसी जड़ी बूटी का इंतहाई लजीज शरबत हुआ करता था, जो कि विजय को बहुत पसंद था। लिहाजा वो खिदमतगार जो था वो तो चला गया शरबत लेने के लिए, और अब पंडित साहब ने अपनी निगाहें विजय के चेहरे पर जमा दी, जहाँ पर हज़ारों सवाल थे जो कि शायद मुंतज़िर थे। पंडित ने विजय को मुखातब किया। उसने कहा, विजय क्या बात है, किस गहरी सोच में गुम हो? ऐसा लगता है कि तुम कुछ ऐसा सोच रहे हो कि जो तुम्हारी अपनी समझ से बाहर और ऊपर की चीज़ है। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो मेरे साथ बात करो, मुझे बताओ क्या सोच रहे हो सकता है कि तुम्हारी सोच को समझकर तुम्हें कोई अच्छा मशवरा दे दूं। विजय ने कहा कि मैं भी आपके पास इसीलिए आया हूं कि आप मेरी इस सोच को समझ करके मुझे कोई अच्छा मशवरा दे दें। मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं, यकीन कीजिए कि इस बात का मैं कभी भी कायल नहीं हूं और ना ही मुझे इन बातों की कभी समझ आती है। अब पंडित ने कहा कि ठीक है, तुम बताओ, मैं सुनता हूँ। अगर मेरी समझ में हुआ तो मैं तुम्हें बता दूँगा, अगर ना समझ में हुआ तो तुम्हें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखा दूँगा। अब विजय ने कहा, एक बात बताइए, महाकाल, महामृत्यु, मृत्यु योग, ये क्या चीज़ें हैं? पंडित ने कहा, अच्छा, इतना ज्ञान ये कहाँ से सीखा? महाकाल, महामृत्यु, मृत्यु योग। सुनो, मृत्यु योग वो घड़ी होती है कि जब किसी इंसान को मृत्यु प्राप्त होती है, लेकिन उससे पहले उस पर महामृत्यु या महाकाल का साया मंडलाता है। ये सिर्फ वही देख सकता है कि जो निगाह रखता हो। हर शख्स को ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। सिर्फ वही देख सकता है कि जो इतनी नज़र रखता हो कि उसे मृत्यु, महाकाल और मृत्यु योग का पता चल जाए। ये तो बहुत बड़े ज्ञान की बातें हैं, तुम्हें किसने बताई और तुम्हें इन बातों का कहाँ से पता चला? अब विजय के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो रोशनी के बारे में, लक्ष्मी की मौत के बारे में, नंदिनी के बारे में मुकम्मल खुलासा पंडित हरिप्रसाद के साथ करते हैं। लिहाजा विजय किसी टेप रिकॉर्डर की तरह शुरू हो गया। उसने नंदिनी की शादी लक्ष्मी के साथ होने, उसके पहले 4 शौहर मारे जाने, फिर एक ऐसी लड़की जिसका नाम रोशनी है और जिसके बारे में पता लगने, और फिर वो रोशनी के घर जा कर के जो गुफ्तगू उसने रोशनी से की थी, जो रोशनी ने उससे बताया था, वो तमाम का तमाम उसने हरिप्रसाद को बता दिया। इन तमाम बातों की जानकारी के बाद हरिप्रसाद दंग रह गया। उसने कहा, वाह, एक ऐसी लड़की कि जिसने अपने घर से बाहर की दुनिया बहुत कम देखी, वो अपने घर तक महदूद रहती है, जिसके माँ बाप डॉक्टर हैं, जिनका प्रोफेशन ऐसा है ही नहीं कि वो पंडितों, ज्ञानियों, साधुओं के साथ अपना वक्त गुजारें या उनके बीच में रहें। उनकी एक बेटी है जो कि 20-21 बरस की है। वो ऐसी बातें करती है कि जो ज्ञान की बातें हैं, जो आम आदमी की समझ से बालातर है। वो पेश गोई करती है, वो बताती है कल क्या होगा और वो हो जाता है। लिहाजा ये लड़की तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। यकीन करो विजय, ये मेरी समझ से बालातर है। कोई भी लड़की ऐसा नहीं जान सकती, खुद से उसके इल्म में इतनी बात नहीं हो सकती। अब 2 चीज़ें हैं जो कि इस लड़की के साथ हो सकती हैं। या तो ये लड़की
बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ती है, जिसमें ध्यान ज्ञान की बहुत सी प्राप्ति इसने उन किताबों से हासिल कर ली है। हो सकता है इसने थोड़ा ध्यान भी लगाया हो, इसने अपने आप को किसी मंत्र में, किसी जंतर में भी डाला हो, इसने कोई ऐसी चीज़ पढ़ी हो कि जिसका असर अब इस पे ज़ाहिर हो रहा है। एक तो ये है कि ये किताब का इल्म रखती है और इसके पास कोई ऐसी किताबें हैं और इसने खुद साधना तपस्या के ज़रिए से ये शक्ति हासिल की है। दूसरा, इसने ये शक्ति किसी साधना तपस्या से हासिल नहीं की, बल्कि ये शक्ति इसके साथ है। कोई ऐसी आत्मा जो कि हज़ारों साल की हो, अब की आत्मा नहीं, कोई ऐसी आत्मा जो कि हज़ारों साल की हो, वो इस लड़की रोशनी के साथ है। या तो इसके साथ कोई ऐसी आत्मा है जो कि हज़ारों साल की है, जिसे गए वक्तों का सब ज्ञान है, या फिर ये लड़की खुद कोई तपस्या, कोई साधना करती है और इसके पास किसी किताब का इल्म है, और वो इल्म इस कदर लाजवाब है कि इसको आने वाले वक्त के बारे में बताता है, आने वाले वक्त की पेशगोई करती है। अब विजय ने कहा, गुरुजी मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आपको पता है कि मुझे इन बातों का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने एक वादा किया है अपने साथ, और मैं इस वादे के चलते एक काम करने का इरादा रखता हूँ, और वो काम मैं अब करके रहूँगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इस काम के करने से मैं नंदिनी के बारे में भी जान सकूँगा और मुझे रोशनी के बारे में भी पता चलेगा। मैं रोशनी की बात की सच्चाई भी जान सकूँगा और मुझे नंदिनी के बारे में भी जो भी राज है, हो सकता है कि उसका भी पता चल जाए। अब हरि प्रसाद ने कहा, क्या कहना क्या चाहते हो, खुलकर बात करो ताकि मुझे समझ आए कि तुम क्या करने का इरादा रखते हो। अब इंस्पेक्टर विजय ने कहा कि गुरुजी मैं नंदिनी के साथ विवाह करूँगा, मैं उसके साथ शादी करूँगा, उसे अपनी पत्नी बनाऊँगा, मगर उसके साथ संभोग नहीं करूँगा। ऐसे में अगर मैं उसके साथ संभोग नहीं करूँगा तो मेरी मृत्यु तो नहीं होगी, और अगर मेरी मृत्यु नहीं होती तो इसमें रोशनी की ये बात सच साबित हो जाएगी कि जो भी नंदिनी के साथ विवाह करने के बाद संभोग बनाएगा उसकी मृत्यु होगी। मैंने ये बात रोशनी से भी पूछी थी। रोशनी ने मुझे यही कहा था कि जब तक तुम उसके साथ संभोग नहीं बनाओगे तुम्हारी जान को कोई ख़तरा नहीं, लिहाजा मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं नंदिनी के साथ विवाह कर सकूं। गुरुजी ने कहा कि ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। अगर तुम नंदिनी के साथ विवाह करते हो और उसके साथ संभोग नहीं बनाते और तुम कहते हो कि तुम्हें उस राज का पता चले कि किस राज के तहत उन 4 लोगों की मृत्यु हुई, तुम एक इंस्पेक्टर हो, पुलिस में होने के नाते तुम्हारा ये फ़र्ज़ है कि बात की सतह तक पहुंचना। लेकिन फिर भी बेटा मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम ऐसा रिस्क मत लो। नंदिनी के साथ कभी भी किसी भी वक्त एक ब्याहता जीवन में इंसान अपनी पत्नी से कब तक दूर रह सकता है। कभी न कभी तो तुम्हारा मन चाहेगा कि तुम उसके साथ संभोग बनाओ, लेकिन जैसे ही तुम उसके साथ संभोग बनाओगे वो मृत्यु, वो काल तुम पर झपट पड़ेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन याद रखो, अगर तुम पर वो मृत्यु, वो काल झपटता है, इसका एक उपाय है मेरे पास। विजय ने कहा, गुरुजी कैसा उपाय? मेरी मंत्र शक्ति से शुद्ध एक तावीज़ है, वो मैं तुम्हारे गले में डाल दूँगा। ये तवीज़ जब तक तुम्हारे गले में रहेगा तुम पर महाकाल, महामृत्यु का योग नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि तुम कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे, लेकिन इस तरीके से अगर तुम्हारी किसी चीज़ के हाथों मृत्यु लिखी है, जो कि पहले नंदिनी के 4 शोहरों के साथ हो चुका है, ऐसी मौत
तुम्हें नहीं आएगी, लेकिन उसी शक्ल में कि जब वो तवीज़ तुम्हारे गले में होगा। विजय ने कहा तो फिर गुरुजी देखते क्या हैं, वो तवीज़ मुझे आप दे दीजिए। मैं नंदिनी से विवाह करके उसके साथ संभोग तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन देखूंगा कि मैं कब तक ज़िंदा रहता हूँ। अगर मैं 2, 4, 5 दिन निकाल गया तो फिर उस तवीज़ को पहने हुए मैं उसके साथ संभोग बनाऊंगा। जैसे ही मेरा उसके साथ संभोग बनेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि मैं मृत्यु को प्राप्त होता हूँ या कि नहीं।